हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JPY एकेडमी। आज के इस वीडियो में क्लास 10th मैथमेटिक्स का पहला एक्सरसाइज रियल नंबर के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं। एक्सरसाइज 1.1 से लेकर 1.4 तक का फुल एक्सरसाइज वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इसी से संबंधित वीडियो मैं लाता रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योग कैसी संख्या होती है? तो मान लेते हैं एक परिमेय संख्या है 2 और एक अपरिमेय संख्या है √2। कह रहा है योग कैसा होगा, तो दोनों को प्लस कर दिए तो कैसी संख्या में प्राप्त हुई? अपरिमेय। अपरिमेय संख्या हमें प्राप्त हुई। तो अतः हम कह सकते हैं कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या की योग कैसी होगी? अपरिमेय होगी, अर्थात बी नंबर। अब आगे देखते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 86, 70 और उनका HCF 17 है, तो LCM क्या होगा? तो सबसे पहले LCM बराबर सूत्र होता है दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल बटे HCF। तो दो संख्या का गुणनफल कितना है? 86, 70 बटे HCF कितना है? 17। तो ये भाग लग करके कितना हो जाएगा? 510। आप भाग दे सकते हैं, तो इसलिए ऑप्शन होगा कौन सा? 510 डी नंबर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? √64 प्लस 36, √25 प्लस 25, √49 प्लस 49, √36 प्लस 36। अब देखते हैं इसमें से कौन परिमेय संख्या है। तो इनको देखते हैं प्लस करके। 64 प्लस 36 इजकल टू कितना हो गया? 6 4 10, 6 3 9 1 10। इसका अगर हम रूट निकालेंगे तो कितना होगा? 10। तो ये क्या हो गया? परिमेय। अब इनका देखते हैं। 25 दूना 50 √अंडर, तो ये हो जाएगा अपरिमेय। ये भी हो जाएगा अपरिमेय, ये भी हो जाएगा अपरिमेय। तो कहने का अर्थ है कि परिमेय संख्या के रूप में कहता है कौन सी संख्या परिमेय होगी। तो इसमें कौन सी संख्या परिमेय होगी? तो हमें फर्स्ट में ही निकला है परिमेय संख्या, अर्थात ऑप्शन ए। अब अगला ऑप्शन देखते हैं, 4 नंबर। यदि 130 बराबर 15 गुना 8 जोड़ 10 एवं 15 बराबर 5 गुना 3 प्लस 0, तो कहता है 900, 130 और 15 का क्या होगा? तो सबसे पहले हम 130 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 130 का अभाज्य गुणनखंड करने पर हमें प्राप्त होगा, कितना होगा? 5 गुना
3 गुना 2 गुना 2 गुना 2 प्लस 10 ये दिया हुआ है। 5 गुना 3 15, 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 10। अब इनका हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं और 15 का दिया हुआ है 5 गुना 3 प्लस 0। तो HCF क्या होगा? दोनों में जो संख्या अवेलेबल है उनको हम निकाल लेते हैं। तो दोनों में क्या है? 5 अवेलेबल है। तो अतः HCF बराबर क्या होगा? 5। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? तो हम देखते हैं। सबसे पहले √49 का वर्गमूल करेंगे तो 7 होगा। 36 का वर्गमूल कितना होगा? 6। 27 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो यही होगा अपरिमेय। और 16 का वर्गमूल कितना होगा? 4। तो कहने का अर्थ है कि √27 ऑप्शन नंबर सी अपरिमेय संख्या है। अब अगला सवाल है, P तथा Q अभाज्य संख्या है तो PQ और P² का मौसक क्या होगा? चलिए देखते हैं। तो PQ और Q का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा? P गुना P और गुना Q। अब इनका देखते हैं P² का। तो P गुना Q। अब हमें क्या निकालना है? मौसक। तो मौसक क्या हो जाएगा? दोनों में कौन सा मिल रहा है? P मिल रहा है, एक P बाहर हो गया। फिर P मिल रहा है तो फिर P बाहर हो गया। इसके बाद P नहीं मिल रहा है, इसके बाद Q मिल रहा है तो Q भी बाहर हो गया। तो अब हमारे पास क्या हुआ? P गुना P क्या हो गया? P² गुना Q। ऑप्शन देखते हैं कौन सा है? P²Q अर्थात ऑप्शन नंबर बी। अब है दो अपरिमेय संख्याओं 3 + √5 तथा 3 - √5 का गुणनफल है 1। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या A एवं B दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए देखते हैं अपरिमेय संख्या दो कौन कौन सा है? तो 3 + √5 और दूसरा कौन सा है? 3 - √5। अब कह रहा है इन दोनों का गुणनफल है तो गुना करते हैं इंटू। तो अब इसको गुना करते हैं तो इस A + B × A - B अर्थात इस रूप में है A + B × A - B इस रूप में है। तो इनका सूत्र होता है A² - B²। तो A में हो गया 3 का स्क्वायर माइनस B में हो गया √5 का स्क्वायर। तो 3 तिया 9 माइनस √5 का स्क्वायर 5। तो 9 से 5 गया 4। 4 हमें क्या मिला? परिमेय संख्या। तो कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए परिमेय संख्या होगी। लिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है? तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन है 1.3 पर आवर्त है, √16, √9/27, √5 गुना √5। तो चलिए देखते हैं। किसी भी संख्या पर अगर आवर्त रहता है तो वह परिमेय होता है।
रूट 16 का वर्गमूल कितना होगा 4। अब 9/27 देखते हैं, रूट अंडर है तो 9×3 = 27 अर्थात रूट अंडर 1/3। तो यह क्या हो गया अपरिमेय हो गया। और रूट 5 गुना रूट 5 कितना होगा 5, ये परिमेय हो जाएगा। तो कह रहा है इसमें कौन सी अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या के रूप में ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है P और Q दो अभाज्य संख्या है तो उनका मौसा होगा। तो P और Q अगर अभाज्य संख्या है तो उनका मौसा 1 होगा। अभाज्य संख्याओं का मौसा 1 होता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन है 0.13 आवर्त है, कहता परिमेय संख्या के रूप में लिखें। अब इनको परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखें, एक टेक्निक है परिमेय संख्या के रूप में लिखने का। परिमेय संख्या बराबर सबसे पहले 0.13 है तो आप पूरा दशमलव हटा करके लिखिए 0.13 घटा। अब आवर्त के पहले कोई संख्या नहीं है, 0 है तो लिखेंगे 0। और एक सूत्र है, इस तरह की जो आवर्त आएंगे तो उसमें हर में 10 घटा 10 दे देना है, ये सूत्र के आधार पर है। अब देखेंगे दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 पावर। इसके बाद आवर्त के पहले कोई संख्या नहीं है तो इसके लिए क्या होगा 0 पावर। तो अब हल करते हैं, 13 घटा 0 कितना होगा 13, 10 पर 2 पावर कितना होगा 100। और किसी भी संख्या पर 0 पावर होता है उसका मान होता है 1। कितना हो गया 13/100 में से 1 गया 99। तो 13/99 कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। अब अगला सवाल है 18 तथा 72 का मौसा है। अब 18 और 72 का मौसा निकालना है। पहले 18 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 नमा 18, 3 तिया 9। अब फिर 72 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 से खिलाएंगे तो 36, फिर 2 से खिलाएंगे 18, फिर 2 से खिलाएंगे 2 नमा 18, 3 तिया 9। अब हमें निकालना है कितना HCF अर्थात मौसा। तो देखिए 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है तो 2 बाहर आ गया। अब 3 इसमें है और इसमें भी 3 है तो 3 भी बाहर आ गया। इसके अलावा यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है तो 3 भी बाहर आ गया। तो क्या हो गया 3 तिया 9 दूना 18 अर्थात ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब अगला सवाल है कि रूट 12 परिमेयकरण गुणांक है। तो रूट 12 का परिमेयकरण गुणांक करते हैं। तो रूट 12 है तो इसका हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 छाके 12, 2 तिया 6 अर्थात वर्गमूल में जोड़ा मिलाते हैं तो 2 का जोड़ा मिल गया, 2 बाहर, और इसका जोड़ा नहीं मिला इसलिए रूट के अंदर अर्थात 2√3 ऑप्शन नंबर डी। अगला है यदि P एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक समपूर्णांक का रूप होगा। क्या होगा तो 2P, P+1, P, 2P+1। अब इनको देखते हैं कि कैसी संख्या है तो धनात्मक पूर्णांक है, और साथ साथ यह भी कह रहा है कैसा होना चाहिए तो समपूर्णांक। समपूर्णांक के लिए देखते हैं ऑप्शन 2P है तो P की जगह क्या रखते हैं 1, तो क्या आएगा 2 गुना 1 2 आएगा। 2 रखते हैं तो 2 दूनी 4 आएगा। 3 रखते हैं 3 दूना 6 है। इस तरह से हम अगर रखते हैं 2 3 4 तो 2 4 6 आ रहा है। यहाँ क्या कह रहा है हमको समपूर्णांक होना चाहिए। तो चलिए सम संख्या ये आ रहा है
अब इसमें देखते हैं p की जगह यानी p+1, p की जगह 1 रखते हैं तो 1+1 कितना हो गया 2। अगर 2 रखते हैं तो 2+1 कितना आ गया 3। अगर 3 रखते हैं तो 3+1 कितना आ गया 4। तो ये सम भी आ रहा है और प्लस विषम भी आ रहा है, सम और विषम दोनों आ रहा है। अब अगर आगे देखते हैं इसमें p है ओनली, तो p में क्या 1 रखेंगे तो 1 आएगा, 2 रखेंगे तो 2 आएगा, 3 रखेंगे 3 आएगा। तो कहने का अर्थ ये भी क्या होगा सम और विषम दोनों है। इसमें रखते हैं 2p+1 में p की जगह क्या रखेंगे 1, तो 1 गुना 2 कितना होगा 2+1 3। फिर 2 रखते हैं 2 दूनी 4 1 5। कहने का अर्थ है कि सभी में सम और विषम, सम और विषम और विषम आ रहा है। तो इसमें कह रहा है क्या सम पूर्णांक होना चाहिए, तो सम संख्या सिर्फ 2p में आ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो शांत होने के लिए एक शर्त है, क्या शर्त है कि 2 पर पावर m होगा तो शांत होगा, या 5 पर पावर n होगा तो भी क्या होगा शांत होगा, या 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n इस रूप में होगा तो भी क्या होगा शांत होगा। अगर 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या आ जाए 3 5 3 7 9 कुछ भी आ जाए तो वह अशांत होगा। तो देखते हैं हर का अभाज्य गुणनखंड करने के उपरांत 2 और 5 का रूप कौन सा आता है। तो इसी तरह आप हल कर लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी देखते हैं 80 है, इनका अभाज्य गुणनखंड करते हैं 40 होगा, 20 हो, 10 5। तो देखिए 2 और 5 के रूप में आया, 2 गुना 5 के रूप में आया, 1 2 3 4 पावर। तो कहने कर है 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के रूप में ऑप्शन नंबर डी है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा शांत होगा। अब अगला है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। तो अशांत के लिए ऑप्शन क्या है 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n गुना कोई भी तीसरा संख्या आ जाए, 3 आ जाए या 7 आ जाए या 11 आ जाए, कुछ भी आ जाए, 2 और 5 के अलावा तीसरा कोई संख्या आ जाए तो वह क्या होगा अशांत होगा। तो इनमें से ऑप्शन में आप अभाज्य गुणनखंड हर का कर लीजिएगा। अभाज्य गुणनखंड अगर इस रूप में आ जाए 2 गुना 5 के अलावा कोई तीसरा संख्या आ जाए तो वह क्या होगा अशांत होगा। तो हम एक देखते हैं 400 का, तो 400 का भी हो जाएगा 200 100 50 25 25 25। कहने का अर्थ है 2 और 5 आ रहा तो ये क्या होगा शांत होगा। लेकिन अब फिर हम देखते हैं 121, तो 11 गुना 11 121, अर्थात ये जो है 2 और 5 के रूप में नहीं है, नहीं है, इसीलिए क्या होगा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा अशांत होगा। अगला सवाल है 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। तो चलिए 64 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। इकाई में 4 है, 2 से भाग लगेगा, 2 तिया 6 2 दूनी 4। फिर इकाई में 2 है तो 16, 2 8 16, 2 चौका 8, 2 दूनी 4। तो 2 पर कितना पावर आया 1 2 3 4 5 6, अर्थात घातांक 2 का घातांक कितना है 6। तो ऑप्शन नंबर सी। अब अगला सवाल है 900 PQ गुना 900 PQ बराबर है।
अर्थात पी क्यू का जो मौसो है और पी क्यू का जो लॉसो है दोनों किसके बराबर है। तो ऑप्शन है पी गुना क्यू, पी बटे क्यू, पी स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर, और डी में ऑप्शन है क्यू बटे पी। तो दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? बराबर होता है HCF गुना LCM होता है। तो दो संख्या कौन कौन था? P एंड Q, यही है। तो P गुना Q इसी के बराबर होगा, मौसो और ग्लोसो के बराबर होगा। तो सही ऑप्शन क्या होगा? A, P गुना Q के बराबर होगा। अब अगला सवाल है कि दो संख्याओं का मौसो 27 एवं लॉसो 162 है। कहता यदि उनमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो दूसरी संख्या बराबर सूत्र होता है, दूसरी संख्या बराबर सूत्र क्या होता है कि लॉसो गुना मौसो। बटे पहली संख्या अर्थात एक संख्या। तो लॉसो हमारे पास और मौसो दोनों दिया हुआ है, 27 गुना 162 अर्थात लॉसो दिया है 162 और मौसो दिया है 27 बटे एक संख्या दिया हुआ है 54। तो 162 गुना 27 जब करते हैं तो गुना करके होगा 4374। अब बटे कितना हो जाएगा? 54। इनको आप भाग देंगे तो आएगा कितना? 81, अर्थात ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि संख्या 12, 15 एवं 21 का मौसो होगा, क्या होगा? तो निकालते हैं। 12 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 छा के 12, 2 तिया 6। 15 का करते हैं, 3 पचे 15, और 21 का करते हैं तो 3 सतह 21। अब हमें कहता है मौसो होगा, तो HCF निकालते हैं। तो HCF बराबर होगा, देखते हैं 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। अब 3 देखते हैं, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसलिए हमारा HCF कितना हुआ? 3 बाहर आ गया, और इसके अलावा तो कुछ नहीं मिल रहा है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए मौसो होगा। अब अगला सवाल है, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक विषम पूर्णांक का रूप होगा। अब किस रूप में आना चाहिए? तो विषम पूर्णांक का रूप आना चाहिए। तो देखते हैं, अगर q की जगह 6q है, इसके q की जगह अगर 1 रखते हैं तो क्या होगा? 1 गुना 6 कितना होगा? 6 होगा। फिर 2 रखते हैं तो कितना आएगा? 6 दूना 12। 3 रखते हैं, 6 तिया 18। कहने का अर्थ है ये सम पूर्णांक आ रहा है। अब q की जगह क्या रखते हैं? 6q प्लस 2 में q की जगह क्या रखते हैं? 1। तो 6 गुना 1 6 2 8 आएगा। अगर 2 रखते हैं तो 6 दूना 12 2 14। 3 रखते हैं तो 6 तिया 18 2 20। इसमें भी क्या आ रहा है? सम आ रहा है। अब देखते हैं अगला कि 6q प्लस 1 में, तो 6 गुना 1 6 1 7। 2 रखते हैं तो 6 दूना 12 1 13। 3 रखते हैं 6 3 18 1 19। कहने का अर्थ इसमें आ रहा है विषम। तो कह रहा है ना कि कौन सा विषम पूर्णांक होगा? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? 6q प्लस 1 में ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, प्रत्येक परिमेय संख्या होती है एक प्राकृतिक संख्या, एक पूर्ण संख्या, एक पूर्णांक संख्या, एक वास्तविक संख्या। तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है।
अब अगला सवाल है कि 22/7 क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है कि पूर्णांक है कि इनमें से कोई नहीं। पाई का भी मान होता है 22/7। पाई पहले से अपरिमेय घोषित है, इसलिए ऑप्शन क्या होगा, बी। पाई अर्थात 22/7 क्या है, अपरिमेय संख्या। सॉरी, परिमेय संख्या, सॉरी गलत हो गया, ये ऑप्शन नहीं, परिमेय संख्या अर्थात 22/7 क्या होगा, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या घोषित किया गया है पाई, जिसका वैल्यू होता है 22/7, इसका अर्थ हुआ परिमेय संख्या, ये नहीं होगा। ऑप्शन ए परिमेय संख्या। अगला सवाल है 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 7 14, 1 2 8 16, 2 तिया 6, 1 2 9 18, 3 से 13 तिया 39, अर्थात 2 पर 2 पावर गुना 3 गुना 13, तो 2 का घातांक कितना आया, 2। ऑप्शन नंबर ए। अगला है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, अर्थात अपरिमेय नहीं होगा तो क्या होगा, परिमेय होगा। तो देखिए 2 + √3 क्या है, अपरिमेय है। 5 - √3 क्या है, अपरिमेय है। √3/√5 ये भी अपरिमेय है। 12/3 अर्थात √12/3, ओह सॉरी, √12/3, तो इसको काटते 3 चौके 12 अर्थात √4, तो 4 का वर्गमूल कितना आएगा, 2, तो अर्थात ये हो गया परिमेय। बाकी जितना भी था वो हो गया अपरिमेय, लेकिन कहता है कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, तो ये जो है अपरिमेय संख्या नहीं है, ऑप्शन डी। अब अगला सवाल है कि 0.105 का p/2m × 5n रूप निम्नलिखित में कौन है। 12/2 गुना 5/0, 21/2 गुना 5/2, फिर इस तरह से ये ऑप्शन है। तो इसको देखिए, चलिए हल करते हैं। तो 0.105, अब इनका हम दशमलव हटाते हैं, तो दशमलव के बदला में 1 दशमलव हट गया, 3 अंक है तो 3 0, तो कितना आ गया, 105/1000, इतना ही आया। अब इसको हम करते हैं, कटाते हैं, किससे कटेगा, 5 से कटाते हैं, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 00, अर्थात आया 21/200। अब 200 का हम, क्योंकि हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो हर का अभाज्य गुणनखंड करने के बाद ही हमें पता चलेगा शांत है कि अशांत है। तो 2 से भाग देंगे 100 होगा, 2 से देंगे 50 होगा, 2 से भाग देंगे 25 होगा, 25। तो 2 पर कितना पावर आया, 1 2 3 पावर, 5 पर कितना पावर आया, 2 पावर। तो किस रूप में कहाँ मिला, 2 पर 3 पावर, 5 पर 2 पावर, और क्या ऊपर में था कितना, 21, तो 21 हो गया, तो 21/21 ऑप्शन नंबर बी। अब अगला सवाल है, यदि a = BQ + R में a = 72, Q = 8 और R = 0, तो b का मान क्या होगा। तो क्या दिया हुआ है, a =
BQ प्लस R। तो A की जगह कितना रखेंगे 72 प्लस B की जगह हमें नहीं मालूम तो B का मान निकालना है। B गुना Q की जगह कितना हो गया 8 प्लस R की जगह कितना है 0। तो 72 बराबर 8 गुना B होगा 8B प्लस 0। तो B बराबर क्या होगा 72, 8 है इधर आएगा तो भाग में आएगा 8 कट के हो गया 9, अर्थात ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। 4 प्लस रूट 7, 10 प्लस रूट 100, 2 प्लस रूट 3, 5 प्लस रूट 5। तो 4 प्लस रूट 7 ये तो अपरिमेय है। रूट 7 एक परिमेय एक अपरिमेय संख्या के योगफल अपरिमेय होता है। इसको देखते हैं 10 प्लस 100 का वर्गमूल कितना होगा 10 होगा, अर्थात 10 प्लस 10 बराबर कितना आ गया 20। 20 क्या हो गया परिमेय संख्या। तो कहता है कि कौन परिमेय संख्या, तो ऑप्शन नंबर बी। ये भी अपरिमेय ये भी अपरिमेय। कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। 15/1600, 19/210, 3/88, 8/75। तो हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर किस रूप में आना चाहिए, तो 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n। इस रूप में अगर आ जाए तो दशमलव प्रसार क्या होगा शांत होगा। तो ऑप्शन नंबर ए देखते हैं। 1600 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 8 16 800, 400, 200, 100, 50, 25, 25, 25, अर्थात 2 पर कितना पावर है 1 2 3 4 5 6 और 5 पर कितना पावर आया 2, अर्थात किस रूप में आया 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n रूप। इसलिए ऑप्शन ए सही आंसर। अगला सवाल है दो घन पूर्णांकों a और b के लिए बराबर है। तो a और b के लिए बराबर क्या होगा, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन ए में 1, ऑप्शन बी में 2, ऑप्शन सी में 0, ऑप्शन डी में a प्लस बी। तो ऑप्शन ए होगा 1। दो घन पूर्णांक a और b के लिए है बराबर। अगला सवाल है कहता निम्न में कौन सा युग्म सह अभाज्य है। तो युग्म सह अभाज्य अर्थात कोऑर्डिनेट के लिए सह अभाज्य संख्या वह होता है जिनका HCF 1 आना चाहिए। कितना आना चाहिए 1। तो क्या होगा सह अभाज्य संख्या होगा। तो इसमें से निकालिए। तो पहले देखते हैं 14 15 का। फिर 18 25, 14 15 नहीं है, सॉरी हो गया 14 35 है। तभी तो कह रहे हैं कि दोनों ऑप्शन होगा एक ही, सॉरी 14 35 है। तो 35 और 14 का निकालेंगे तब कितना होगा 14 दूना 28, कितना होगा 15 में 60 गया 7 कट गया 7 दूना 14। तो मौसा कितना आया 7।
मौसो कितना आना चाहिए 1। फिर आगे देखते हैं 25 और 18 का। तो 18 एकम 18, तो 18 घटेगा, तो घटा करके वो 15 में से 8 गया 7, फिर 18, 7 दूना 14, 4, फिर 7 से भाग लगेगा, 4 एकम 4, 3, फिर इसमें भाग देंगे तो कितना होगा 3, फिर देंगे भाग तो कितना होगा 1, अर्थात मौसो कितना आया 1 आया। तो दो संख्याओं का मौसो कितना आना चाहिए 1, तब क्या होगा सह अभाज्य संख्या होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी का मौसो 1 आया। इसलिए यह जो युग्म है सह अभाज्य संख्या है। अब अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन यौगिक संख्या है। अर्थात रूढ़ यौगिक के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। तो अर्थात 11 क्या है अभाज्य संख्या है, 21 क्या है तो 3 में भी है और 7 में भी है, तो यही क्या है यौगिक संख्या है। क्या है 1 और स्वयं के अलावा अन्य दूसरी संख्या से भी यह विभाजित हो रहा है। अर्थात इसका कितना फैक्टर है 2 फैक्टर के बाद जो भी संख्या आए वह सब यौगिक है। तो 11 अभाज्य संख्या है, इसका 2 फैक्टर है। 31 भी अभाज्य संख्या है, 41 भी अभाज्य संख्या है, इसलिए 21 क्या है यौगिक संख्या है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी। फिर अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है 33। तो अभाज्य संख्या क्या होता है जो एक या स्वयं छोड़कर, एक या स्वयं को छोड़कर किसी अन्य से विभाजित नहीं हो उसे क्या कहते हैं अभाज्य संख्या होते हैं। सीधा तौर पे जानिए जिसका 2 फैक्टर हो, 2 फैक्टर हो वह क्या होगा अभाज्य संख्या होगा। तो देखिए 33 देखिए किससे भाग लगता है 11 तिया 33, अर्थात 3 गुना 11 के अलावा 1 भी है, तो 3 फैक्टर हो गया। तो 3 फैक्टर हुआ तो अभाज्य संख्या नहीं होगा। जब नहीं होगा तो आगे बढ़ते हैं 39 भी नहीं है, तृतीया 39, 38 भी नहीं है, दूसरे भी भाग लग जाता है। 31 जो है किसी से भाग नहीं लगता है एक और स्वयं के अलावा, इसलिए अभाज्य संख्या के रूप में डी होगा। अब अगला सवाल है कि यदि ए और बी अभाज्य संख्या है, देखिए बढ़िया से देखिए, यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो लॉस ऑफ ए बी का क्या होगा। तो दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है लॉस ऑफ गुना मॉस ऑफ, अर्थात किसके बराबर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब आगे है संख्या 2.13113 फिर 1113 है। इसमें देखिए कि एक जो है हर पद में बढ़ते जा रहा है, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 4 हो गया, यानी कि इनका कोई निश्चित पद नहीं है। तो निश्चित पद नहीं होने के कारण यह क्या होगा अपरिमेय संख्या। अगला क्या है कि सह अभाज्य संख्याओं का मौसो कितना होता है। तो हमने बताया था कोऑर्डिनेट संख्या अर्थात सह अभाज्य संख्याओं का मौसो सह अभाज्य संख्याओं का मौसो 1 होता है, तो लिए ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। तो उसी तरह इसमें भी m की जगह मान रखेंगे 4m + 2, m की जगह क्या रखते हैं 1, तो 4 गुना 1 4 2 6 आता है, फिर 2 रखते हैं तो 4 दूना 8 2 10, 3 रखते हैं तो 4 तिया 12 2 14, ये सब क्या आ रहा है धनात्मक सम पूर्णांक। क्या आ रहा है
सम पूर्णांक। अब उसी तरह इसमें देखते हैं 4m प्लस 4 में तो क्या आएगा, 1 रखेंगे तो 4 4 8, 2 रखेंगे तो 4 दूना 8 4 12, 3 रखेंगे 4 तिया 12 4 16। इस तरह से सम पूर्णांक आ रहा है। अब इसमें रखते हैं 4m प्लस 1, m की जगह 1 रखते हैं तो 4 1 4 1 5, 2 रखते हैं 4 दूना 8 1 9, 3 रखते हैं 4 तिया 12 1 13। तो विषम पूर्णांक आ रहा है। तो यही कहता है कि विषम पूर्णांक का रूप कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उनका लॉसव क्या होगा। तो लॉसव बराबर क्या होता है, दो सूत्र होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, HCF गुना LCM। तो कह रहा है कि दो संख्या का गुणनफल 2166, उनका मौसौ एवं उनका मौसौ दिया हुआ है। तो दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है कितना, 2166, और मौसौ दिया हुआ है 19। तो इसको हम लिखेंगे बराबर मौसौ कितना दिया हुआ है 19 गुना LCM। तो LCM क्या होगा, 2166 बटे कितना हो जाएगा 19, इधर बचा LCM तो कट के कितना हो जाएगा 114। तो ऑप्शन नंबर सी। अब अगला सवाल है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक होगा। तो 144 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 सतह 14, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 1 2 छा के 12, 18, 9 3 तिया 9। तो 2 कितना है, 1 2 3 4, 2 पर पावर 4 और 3 पर पावर 2। तो कहता है कि 2 का घातांक कितना है, तो 4, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अपरिमेय संख्या है, √17, √100, √4, 16 प्लस √25। तो 100 का वर्गमूल हो जाएगा 10, √4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, 16 का वर्गमूल 4 और 25 का वर्गमूल 5, 5 4 9 हो गया। तो √17 क्या है, यही एक है जो अपरिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है, 63 91, तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। 213, तो 3 2 5 1 6, अर्थात 3 से विभाज्यता का नियम, 3 से विभाज्यता का नियम है कि सबको जोड़ दो, 3 से भाग दो, 3 से भाग लग जाए। तो 3 1 4 2 6, 3 का 3 में 6 है, यानी 3 के पहाड़ा में 6 है, इसलिए 3 से विभाज्य होगा। तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। √41 ये अभाज्य संख्या है। 5 1 6 ये भी 3 से विभाजित है। तो इस प्रकार से कहता है कौन सा अभाज्य संख्या है, तो √41 अभाज्य संख्या है। अब अगला सवाल है कि दो लगातार संख्याओं का मौसौ। तो दो लगातार कोई भी संख्या लें, जैसे 2 है और 3, ये लगातार संख्या है, इनका अगर मौसौ निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। अगला सवाल है कि किसी पूर्णांक p के लिए सम पूर्णांक का रूप होगा। फिर सम संख्या कह रहा है, कौन सी कर रहा है, सम पूर्णांक। तो सम पूर्णांक देखते हैं, 2p प्लस 1, p की जगह क्या रखेंगे 1, तो 1 गुना 2 कितना होगा 2, 2 प्लस 1 कितना होगा 3, फिर 2 रखते हैं, 2 दूनी 4 1 5। तो सम भी विषम आ रहा है, हमें क्या चाहिए, सम चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं, p
तो p की जगह अगर 1 रखते हैं तो 1 आएगा, 2 रखेंगे 2 आएगा, 3 आएगा 3, तो सम भी आ रहा है विषम भी आ रहा है। p+1 देखते हैं, p+1 अगर 1 रखते हैं तो 1 + 1 2, 2 रखते हैं 2 + 1 कितना होगा 3, तो ये भी नहीं होगा। अंतिम में डी ऑप्शन ही होगा, जो p का मान 1 2 रखेंगे तो वही सम संख्या के रूप में आएगा। अगला फिर सवाल है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है? 23/50, 39/243, 25/1600, 13/625। तो हमने पहले कहा था कि 2m × 5n का रूप अगर होगा तो क्या होगा शांत। इसके अलावा कोई तीसरा संख्या आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, तो क्या होगा अशांत होगा। तो कहता किसका दशमलव प्रसार अशांत है, तो हर का अभाज्य गुणनखंड करते जाएंगे, जो इस रूप में आएगा वो शांत, और इस रूप में अगर आ गया तो अशांत होगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ये जो होगा ये अशांत होगा, क्योंकि ये विभाजित होगा 4 3 7 2 9 3 से, लेकिन 2 और 5 के रूप में नहीं आए। चलिए आगे देखते हैं। एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा हमेशा परिमेय, हमेशा अपरिमेय, परिमेय या अपरिमेय, कोई नहीं। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल, एक परिमेय मान के चलते लेते हैं 2 और अपरिमेय संख्या लेते हैं √3। ये दोनों को अगर हम गुणा करते हैं तो क्या होगा 2√3। तो क्या होगा हमेशा परिमेय होगा या अपरिमेय होगा? तो हमेशा क्या होगा अपरिमेय होगा, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय संख्या को अगर गुणा करते हैं, दूसरा कोई उदाहरण लेते हैं, जैसे मान लीजिए 3 × √5, तो क्या होगा 3√5, तो क्या होगा अपरिमेय होगा। अगला है सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसौ कितना होगा? सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी 2, ये दोनों को अगर हम मौसौ करते हैं तो कितना होगा? दूम से 2 किया कट्टर, तो कितना आ रहा है मौसौ? 2 आ रहा है, नहीं आ रहा है। लेकिन ये नहीं होगा सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 2 हो गया, और इसके बाद 2 के बाद फिर क्या आएगा 3। ये इनका अगर हम मौसौ निकालते हैं तो 2 × 2 1, फिर 2 से हो जाएगा तो 1 आ रहा है। तो यही हमारे क्या ऑप्शन होगा ए, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसौ कितना होगा? तो 1 आना चाहिए। अगर आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट में आप कर सकते हैं, फिर इसका हम सॉल्यूशन दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला सवाल है कि यदि 65 तथा 117 का मौसौ 65m - 117 के रूप में है तो m का मान क्या होगा? तो सबसे पहले 65 और 117 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्यों करेंगे? तो कह रहा है कि इनका जो मौसौ है वह इस रूप में है, तो पहले मौसौ ज्ञात कर लेते हैं। तो 65 का पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो किससे खाएगा 5 से, 13 × 5 = 65। अब इसका भी करते हैं 117 का, तो कितना होगा 3 से, क्योंकि 7 2 9 3 से हो जाएगा 39, फिर 3 से भाग देंगे तो 13 होगा। तो मौसौ क्या होगा किनका? 65 और 117 का मौसौ कितना हो जाएगा? तो देखते हैं, इसमें भी 13 है, इसमें भी 13 है, तो सिर्फ 13 आया मौसौ। अब जब मौसौ 13 है तो क्या दिया हुआ है कि HCF बराबर दिया हुआ है 65m - 117।
तो HCF हमारे पास आया 13 बराबर 65 m माइनस 117। तो 13 17 117 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 117, इधर बचा कितना 65 m। 13 और 117 मिल करके कितना हो जाएगा, तो 7 3 10, 1 1 2 1 3 130 बराबर 65 m। तो m बराबर क्या होगा 130/65, कट के कितना हो जाएगा 2। तो ऑप्शन नंबर बी। अब है 2, 10 और 20 के लॉसो और मौसों का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो 2 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 एकम 2। 10 का करते हैं तो 2 पंच 10, और 20 का करते हैं तो 10 2 पंच 10। अब HCF निकालते हैं, तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो इसका अर्थ हुआ 2 बाहर आ गया। इसके अलावा यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 नहीं है, इसलिए HCF बराबर कितना आया 2। अब LCM क्या होगा, तो LCM में तीनों में कौन कौन संख्या है, 2 भी है और 5 भी है। अब 2 कितना है, अधिकतम पावर देखेंगे, यहाँ 1 पावर है, यहाँ 1 पावर है, यहाँ 2 पावर है, तो अधिकतम जो पावर होगा उसको लिखेंगे। फिर 5 यहाँ 1 है, पावर यहाँ 1 है, तो यही रह गया। तो 2 दूनी 4 पंच 20, अर्थात 2:20। इसको हम लिख सकते हैं 2/20, तो 1:10, ऑप्शन ए। और सॉरी, इसमें कहा था लॉस और मौसों का अनुपात, तो लॉस कितना निकला हमें, लॉस कितना निकला था 20, और मौसों कितना निकला 2, कितना 2 एकम 2, 10:1 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 10:1। अब अगला है कि संख्या 0.32 पर आवर्त है को P/Q के रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, तो परिमेय संख्या बराबर इस रूप में लिखना है। तो सबसे पहले बोले थे कि पूरा संख्या लिख देना है, फिर आवर्त के पहले क्या है 3, तो घटा 3 करेंगे, बटे बोले थे कि आवर्त टाइप के हिसाब में 10 घटा 10, ये सूत्र के आधार पर है, इसको लिखना ही लिखना है। इसके बाद दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 पावर, आवर्त के पहले 1 अंक है तो 1 पावर, कितना होगा 32 घटा 3 कितना होगा, 12 में से 3 गया 9, यहाँ बचा कितना 2, 10 दहीन 100 घटा 10 पर पावर 1 है 10, तो 29/100 में से 10 गया 90, तो 29/90 किस में है, ऑप्शन नंबर बी। फिर अगला सवाल है कि कुछ पूर्णांक m के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक है, तो क्या होगा, सम पूर्णांक का रहा है तो m के जगह पर 1 2 3 4 रखेंगे, जिसमें सम संख्या आ जाएगा वह क्या होगा सम पूर्णांक। इस तरह के कई और ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर दिए हैं, आप लोग समझ गए होंगे। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा होगा, तो 2m, ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए आगे देखते हैं। फिर कहता है कि किसी q के लिए विषम पूर्णांक होगा। अब q के लिए भी विषम पूर्णांक 1 मान रखेंगे, अगर q की जगह हम 1 रखते हैं तो 1 आता है, 2 रखते हैं 2 आता है, इसकी जगह रखेंगे 1 + 1 2, फिर 2 रखेंगे 2 1 3, फिर 3 रखते हैं 3 1 4, 4 रखते हैं 4 1 5, तो ये भी नहीं होगा। इसमें q की जगह रखते हैं 2 2 दूनी 4, 3 रखते हैं 3 दूना 6, इसमें भी देखते हैं 3 दूना 6 1 7, 2 दूनी 4 1 5। उसी तरह से इसमें रखेंगे 2q प्लस में, तो 2 रखते हैं 2 दूनी 4 1 5, विषम संख्या आ गया। 3 रखते हैं 3 दूना 6 1 7,
4 रखते हैं, 4 दूना 8 1 9, तो विषम संख्या के रूप में कदम पर संपूर्णांक के रूप में होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। अब अगला सवाल है कि n स्क्वायर माइनस 1 8 से विभाज्य है यदि n है, क्या है, एक पूर्णांक है, एक प्राकृतिक है, एक विषम पूर्णांक है, एक सम पूर्णांक है। तो n की जगह हम क्या रखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 रखते हैं। तो देखेंगे कि मान रखने के बाद कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है। जैसे हम एक करते हैं n स्क्वायर माइनस 1 बटे 8, तो n की जगह हम रखते हैं, क्या कहते हैं, 3। 1 रखना है, 2 रखना है, 3 रखना है। जैसे हम रखते हैं 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 बटे 8, तो कितना होगा, 0 बटे 8 बराबर 0। फिर n की जगह हम फिर क्या रखते हैं, 2, तो 2 2 दूनी 4 माइनस 1 बटे 8, 4 माइनस 1 बटे 8, 4 में से गया 3 बटे 8, 8 से विभाज्य नहीं हो रहा है। फिर रखते हैं 3, 3 3 9 में से 1 गया 8, 8 बटे 8 विभाज्य हो गया। तो कहने का अर्थ है कि यह जो है 3 से, 1 से, 5 से और 7 से विभाज्य हो रहा है। तो ये कौन सी संख्या से विभाज्य हो रहा है, विषम पूर्णांक से विभाज्य हो रहा है, इसलिए ये क्या होगा, विषम पूर्णांक संख्या होगा। अगला है कि सबसे बड़ी संख्या जो 70 और 125 को विभाजित करती है, तो शेषफल क्रमशः 5 और 8 होगा। तो जैसे ही कहे बड़ी संख्या, तो बड़ी से बड़ी संख्या अगर कहा जाए तो HCF निकालेंगे, और छोटी से छोटी संख्या कहेगा तो क्या निकालेंगे, LCM। तो हमें कह रहा है बड़ी संख्या, तो HCF निकालना है। कैसे निकालना है, तो 70 घटा 5 करेंगे, तो 70 घटा 5 करेंगे कितना होगा, 65। फिर इसके बाद 125 घटा कितना करेंगे, 8, क्योंकि शेषफल जो बचता है उनको घटाना है, तो 125 घटा 8 करेंगे कितना होगा, 117। इन दोनों का क्या निकालना है, HCF। जब HCF निकालेंगे तो हमारे पास आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 13। अब अगला सवाल है कि यदि दो पूर्णांक a एंड b को इतना और इतना में लिखा जाए तो इसका HCF क्या होगा। तो a एक दिया हुआ है x³ y², तो x 3 है तो x गुना x गुना x, y 2 है तो क्या लिखेंगे, y गुना y। फिर दूसरा क्या है, x y क्यू के रूप में, तो x गुना y क्यू के रूप में है, तो y कितना होगा, 3 बार। अब कहता है HCF क्या होगा, तो HCF निकाल देते हैं। तो क्या होगा, x इसमें भी है, x इसमें ही, एक x बाहर। इसके बाद फिर क्या है, y है यहाँ भी और यहाँ भी, एक y बाहर। फिर इसके बाद एक y यहाँ भी है, एक y यहाँ भी है, तो y भी बाहर, और तो कुछ नहीं मिला। तो क्या मिला, x y स्क्वायर, तो x y स्क्वायर ऑप्शन नंबर बी। उसी तरह से इनका भी p बराबर दिया हुआ है और q बराबर दिया हुआ, तो LCM निकालना होगा। तो LCM बराबर क्या होगा, तो a गुना b 2 गो है तो b गुना b। इसके बाद फिर क्या कहते हैं, AQ है और गुना b है। तो LCM जब निकालेंगे तो a b दोनों में है ना। तो a का अधिकतम पावर कितना है, 3 है, और b का अधिकतम पावर कितना है, 2 है। तो AQB² ऑप्शन सी। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।